ओम प्रणाम सभी को। मैं अंजना आज आपको कपालभाति प्राणायाम के बारे में बताने जा रही हूँ। कपालभाति प्राणायाम बताने से पहले हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि कपालभाति का मतलब क्या होता है। कपाल का मतलब होता है माथा और भाति का मतलब होता है चमक, तेज, ओज, सौंदर्य। जिस प्राणायाम को करने से माथे पे ओज तेज आ जाए उस प्राणायाम को कपालभाति प्राणायाम कहते हैं। कपालभाति प्राणायाम जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्राणायाम है। बहुत इसको किंग ऑफ द प्राणायाम का नाम दिया है। इससे 99.9% बीमारियां ठीक होती हैं, लेकिन उसके लिए उसके साथ साथ आपको आहार व्यवहार, वाणी, अपना विचार और समय का ध्यान भी रखना है। तो अगर पूरे नियम के अनुसार अगर प्राणायाम किया जाए तो उसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। जब हमने भस्त्रिका प्राणायाम करवाया था उसमें आपने श्वास को लिया था और जैसे ही लिया था धीरे धीरे वैसे ही छोड़ा था, वो डीप ब्रीदिंग की थी। अब हमने जो है कपालभाति में सिर्फ सांसों को छोड़ना है। जब जैसे कि मैंने पहली वीडियो में आपने बताया है कि जो प्राणों को, सांसों को किस तरह से लेना है और किस तरह से छोड़ना है। अलग अलग प्राणायाम में सांसों को लेने और छोड़ने की अलग अलग विधियां हैं। तो इस प्राणायाम में जो है सिर्फ और सिर्फ सांसों को बाहर छोड़ते हैं। सांस जितनी अपने आप अंदर जाती है उसको जाने देते हैं, रोकते भी नहीं हैं, लेकिन हमने ध्यान को अपना सिर्फ सांसों को बाहर छोड़ने में लगाना है। तो ये जो है कपालभाति प्राणायाम है। और अब इसकी विधि। भस्त्रिका प्राणायाम में हम सिर्फ सांसों को लेते हैं और छोड़ते हैं, लेकिन कपालभाति प्राणायाम में हम सांसों को सिर्फ बाहर छोड़ते हैं। मान लो कि हम हमारे नासिका के आगे कैंडल रखी है और उसको हमने बुझाना है। तो जब मुंह से बुझाएंगे तो ऐसे करेंगे, नाक से बुझाएंगे तो मुंह बंद करके नाक से प्रेशर से सांसों को बाहर करना है, तभी जा कर के हमारी जो कैंडल है वो बुझेगी। और जैसे ही हमारी कैंडल जैसे बुझेगी वैसे ही हमारे पेट पे हल्का सा स्टॉक लगेगा। हमने सांसों को झटके से बाहर किया और हमारे पेट पे हल्का सा स्टॉक लगा, ऐसे। तो आपने अपने आप को चेक करना है और बाद में आप किसी भी मुद्रा में आप बैठ सकते हैं। जैसे ज्ञान मुद्रा, जो बच्चे हैं वो ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं, और जिनको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है, जिनको वात रोग है, तो वो वायु मुद्रा, पहली उंगली अंगूठे के साथ और तीनों उंगलियां सीधी ऐसे बैठ सकते हैं। और जिनको शुगर की प्रॉब्लम है वो सूर्य मुद्रा, रिंग फिंगर को अंगूठे के नीचे प्रेस करना है, ये सूर्य मुद्रा हुआ। सूर्य मुद्रा से हमारे ये पेट के लिए भी, शुगर के लिए भी, वेट के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो आप किसी भी मुद्रा का चयन करके किसी भी आसन में आप बैठें। जब भी कोई प्राणायाम करना है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आसन, स्थिर सुखम आसनम, जिस भी स्थिति में आप सुखपूर्वक बैठ सकें। फिर उसके बाद होता है मुद्रा। किसी भी मुद्रा का मैंने कहा, ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, सूर्य मुद्रा, किसी भी मुद्रा का चयन कर लीजिए। कमर गर्दन आपकी सीधी होनी चाहिए, आंखें कोमलता के साथ बंद होनी चाहिए और झटके से 1 सेकंड में एक स्टॉक। एक सेकंड में एक स्टॉक, तो 1 मिनट में 60, और 5 मिनट लगातार करने पे ये 300 बार हो जाता है। और अगर हम एक स्वस्थ व्यक्ति को जो है वैसे 15 मिनट करना चाहिए। अगर 15 मिनट लगातार किया तो 900 बार हो जाएगा मध्यम गति से करने से। और एक तीव्र गति होती है जिसको कि जो साधक बहुत टाइम जिनको हो गया, अभ्यास हो चुका है, या जो युवा हैं, जो बिल्कुल निरोगी हैं, वो तीव्र गति के साथ भी कर सकते हैं। ऐसे 1 सेकंड में उसमें मतलब 1 मिनट में 120 बार तक भी, मतलब 1 सेकंड में 2 बार भी कर सकते हैं। कैसे?
तो ये तो सिर्फ वही करें जो युवा हैं या जो अभ्यास जिनको ज़्यादा हो चुका है। और फिर जो एक निम्न गति होती है वो करते हैं हार्ट वाले, बीपी वाले, या जिनकी सर्जरी हुई है और सर्जरी के 7-8 महीने बाद वो दोबारा से शुरू कर रहे हैं प्राणायाम को। कोई रोग हुआ है बहुत ज़्यादा जिसमें वो नहीं कर सकते थे प्राणायाम, और फिर उन्होंने कपालभाति धीरे धीरे शुरू की है, तो वो जो है इसको निम्न गति के साथ करेंगे। तो निम्न गति के साथ ऐसे। तो निम्न गति में 1 मिनट में सिर्फ मतलब 30 से 35 स्ट्रोक लगाने हैं। तो ऐसे हम अगर करते रहें तो तीनों प्रकार की जो विधियां हैं हमारी, तीनों प्रकार की जो गति है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये नहीं है कि जो हम मध्यम गति से करेंगे या तीव्र गति से करेंगे तो उनको ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन वो उनको उतना ही फायदा होगा जो हार्ट बीपी वाले हैं, जितना कि एक सामान्य व्यक्ति मध्यम गति के साथ करे तो उसी तरह से उतना ही फायदा उनको होगा कि एक हार्ट बीपी वाला पेशेंट जो है वो निम्न गति के साथ करे। तो ये गति का विशेष ध्यान रखना है, और श्वासों को सिर्फ मुंह बंद करके नाक से झटके से श्वास बाहर करनी है। मतलब अपने उस टाइम भस्त्रिका प्राणायाम में हमने इनहेल भी किया, एक्सहेल भी किया। इस टाइम हमने एक्सहेल पे ज़्यादा ध्यान देना है। इनहेल जितना हो सकता है इजली, जितना मतलब अपने आप हमारे अंदर जाएगा उतना जाने देना है, लेकिन प्रयास सिर्फ सांसों को बाहर छोड़ने की करनी है। तो ये विधि का प्रॉपर ध्यान रखना है। कोई क्या करते हैं, देखिए ऐसे, तो ये गलत है। ये आप श्वास भर रहे हैं पेट पे, तो ज़्यादातर लोगों का ध्यान पेट पे होता है कि पेट को अंदर लेके जाना। हमने पेट को अंदर तो लेके जाना है, लेकिन साथ में श्वासों का विशेष ध्यान रखना है, श्वासों को बाहर छोड़ना है। और ऐसे भी ये भी विधि गलत है। ये भी विधि गलत है। इसमें क्या कर रहे हैं, श्वास भर भी रहे हैं और छोड़ भी रहे हैं। फोर्सफुली श्वासों को लेने में भी हम प्रयत्न कर रहे हैं और छोड़ने में भी। तो हमने सिर्फ छोड़ने में प्रयत्न करना है, लेना तो जितने चाहिए होती है खुद ही चली जाती है हमारे शरीर में। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की बात है। विधि प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आपकी विधि प्रॉपर नहीं है तो इसका आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा, और लाभ के बजाय आपको नुकसान भी हो सकता है। तो आपने सबसे पहले आपने विधि पे प्रॉपर ध्यान देना है। विधि ठीक होगी तो आपका धीरे धीरे से आपका जो 1 मिनट में आप 30-40 स्ट्रोक लगाते हैं तो आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। या 1 मिनट तक आप लगातार कर रहे हैं, आप बढ़ाते बढ़ाते 2 मिनट, 3 मिनट, फिर 10 मिनट, 15 मिनट, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते आप जाएंगे। लेकिन अगर विधि प्रॉपर नहीं है और आप कह रहे हैं मैं तीव्र गति से कर रहा हूं, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आपकी विधि जो है प्रॉपर हो, और जब भी आप कपालभाति प्राणायाम करें तो किसी जो है योग शिक्षक की उपस्थिति में करें, अपने आप ना करें। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। विधि के बाद अब है सावधानियां। तो अब हम इसकी सावधानियों के बारे में बात करेंगे। कपालभाति प्राणायाम में बहुत सारी सावधानियां हैं। उसमें सबसे पहले तो ये है, कपालभाति प्राणायाम जो है खाना खाने के 4.5-5 घंटे बाद करना चाहिए, क्योंकि जो कपालभाति प्राणायाम है वो खाली पेट किया जाता है, क्योंकि उसमें पाचन तंत्र पे ज़्यादा जो है प्रभाव जो है पाचन तंत्र पे लगता है, क्योंकि पेट को अंदर बाहर करना, इसमें आंतों पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो खाना अगर पेट भरा हुआ हो तो उससे जो है कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि थोड़ी बहुत कोई परेशानी हो सकती है। तो इसलिए खाली पेट ही हमेशा करना चाहिए, और खाना खाने से आधा घंटा पहले करना चाहिए। आधा घंटा मतलब एकदम से कपालभाति करने के बाद एकदम से खाना नहीं खाना है, आधा पौना घंटे बाद खाना खाना है, या 20-25 मिनट बाद आप पानी पी सकते हैं। और कपालभाति प्राणायाम किन किन को नहीं करना चाहिए, जैसे कि एक तो हो गया जिनकी सर्जरी हुई है, तो वो 7-8 महीने के बाद ही ये जो कपालभाति प्राणायाम है वो करें, और उसको धीरे धीरे जो मैंने निम्न गति बताई है निम्न गति के साथ करें। शुरुआत में 1 मिनट, फिर 2 मिनट, ऐसे करके।
और जिनको अल्सर हर्निया है उन्होंने भी नहीं करना है ये। जिनको प्रेग्नेंट बहनें हैं जो उन्होंने भी नहीं करना है। बहनों ने महीने में 4-5 दिन ये जो प्राणायाम है वो नहीं करना है। अल्सर हर्निया वालों ने भी नहीं करना है। और जो हाई बीपी वाले हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, तो उन्होंने इसको निम्न गति के साथ करना है। बाकी इन सभी चीज़ों का विशेष ख्याल रखना है। जिनको अगर घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, तो थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ी देर करके फिर से विश्राम कर लें। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि खाना खाने के 4.5-5 घंटे बाद इसको करें। सुबह और शाम दोनों टाइम इसको कर सकते हैं। कम से कम 5 मिनट से लेकर के और 15 मिनट, एक स्वस्थ व्यक्ति को 15 मिनट लगातार कपालभाति प्राणायाम जो है वो करना चाहिए। अब इसके बाद है इसके लाभ। इसके लाभ में सबसे पहले तो जो भस्त्रिका प्राणायाम था, पहला प्राणायाम, वो श्वसन तंत्र पे काम करता है। और ये जो कपालभाति प्राणायाम है ये सबसे मुख्य रूप से जो है पाचन तंत्र पे, डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करता है, जिससे कि हमारा पाचन तंत्र में सुधार होता है। कब्ज की प्रॉब्लम है, गैस है, एसिडिटी है, या जो खाना पचता नहीं है, लगता नहीं है, या जो जिनकी जठराग्नि मंद हो गई है, जो शुगर के पेशेंट हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। किडनी के लिए, लीवर के लिए, पैनक्रियास के लिए, स्प्लीन के लिए, स्टमक के लिए। तो ये जो जितने भी हमारे पेट से रिलेटेड जितने भी अंग हैं, बड़ी आंत, छोटी आंत, तो सभी में ये, सभी के रोगों को ये दूर करता है। सबसे ज़्यादा ये असर करता है, जैसे कहते हैं ना कि 80 से 85% बीमारियां जो हैं वो पेट से होती हैं। और सबसे ज़्यादा बीमारियां होती है कब्ज से। अगर एक सिंपल कब्ज हो गई है तो कब्ज के बाद धीरे धीरे अगर कब्ज बढ़ती गई तो उससे गैस होने लगेगी, खाना पचेगा नहीं, सड़ेगा। खाना का अंदर हमारे अंदर जाता है तो उसके 2 ही प्रोसेस होते हैं, या तो खाना पचता है या तो सड़ता है। तो खाना पचेगा तो हमें हमारे सारे जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, मिनरल्स है, और भी जितने भी हमारा ये मांस, मज्जा, अस्थि, ये सब इसी से बनता है जब हमारा खाना पच जाए। क्योंकि अगर जब हमें कहाँ से विटामिन्स मिलते हैं, कहाँ से प्रोटीन मिलता है, कहाँ से कैल्शियम मिलता है, खाने से ही मिलता है। तो खाने से जब हमारा खाना पचेगा ही नहीं, उससे रस नहीं निकलेगा। अगर रस नहीं निकलेगा तो हमारे खाने में जो तत्व हैं वो हमारे ब्लड में जाकर के हमारे हर टिश्यूज़ तक, हर सेल्स तक नहीं पहुंचेंगे। तो तब तक फिर हमारे शरीर को कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आ जाएगी। सबसे पहले तो पाचन तंत्र, और धीरे धीरे ये सभी तंत्रों पे अपना प्रभाव डालने लगेगा, और धीरे धीरे से हमारे शरीर में और भी बहुत सारे रोग जो है उत्पन्न होने लगेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि एक हम सिंपल दाल रोटी खाएंगे और उसके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, और जो एक बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, बहुत पोषक तत्व खा रहे हैं, हर रोज़ फ्रूट खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, तो ऐसे मतलब कि ये नहीं है कि उनमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। अगर उनका पाचन तंत्र ठीक नहीं है तो उनको कोई भी पोषक तत्व जो है अच्छी तरह से नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले खाना जो है जैसे ही निवाला मुंह में जाता है वैसे ही हमारी जठराग्नि जो है घूमने लग जाती है। हमारे शरीर में बहुत सारी अग्नियाँ होती हैं, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण अग्नि है जठराग्नि। तो कपालभाति प्राणायाम करने से वो जठराग्नि बहुत ज़्यादा प्रज्वलित हो जाती है। हमारा खाया हुआ सारा जो भी हम खाते हैं वो पच जाता है। अगर हमने अपने पाचन तंत्र को ठीक रखना है तो हमने शुद्ध और सात्विक खाना खाना है, घर का बना हुआ खाना खाना है, बाहर का खाना, डिब्बा बंद खाना बंद करना है, ज़्यादा ऑयल और ज़्यादा मिर्च मसाले बंद करने हैं, कम करने हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जितना भी खाना अगर ताज़ा खाया जाए तो वो बहुत हमारे शरीर को लाभ करता है। और दूसरा है कि जैसे ही मैंने कहा निवाला मुंह में हम डालते हैं, चबाते हैं, तो आधा खाने का पाचन तो हमारे मुंह में ही हो जाता है। तो इसीलिए आयुर्वेद में कहा जाता है कि खाने को पियो और पानी को खाओ। मतलब खाने को इस तरह से हमने बारीक करना है। कहते एक निवाले को 32 बार चबाना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि हमारा खाना जो है वो सलाइवा हमारे खाने में, जब हम मुंह में खाने को बार बार चबाएंगे, वो 32 बार अगर चबाएंगे, 32 बार नहीं तो चलो 20-25 बार तो चबाएं,
तो उससे क्या होगा कि लार हमारे जो सलाइवा है वो हमारे खाने में जाएगा और हमारे वो सलाइवा जो है हमारे खाने को पाचन करने में मदद करता है। कोई कोई कहते हैं मैं 2 मिनट में आया, फटाफट रोटी को ऐसे गोल गोल किया और चलते चलते भी खा लेते हैं। तो ये चीज़ें जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ज़्यादा खराब हैं। तो ऐसा हमने हरगिज़ नहीं करना है। जब भी खाना खाना है पालती मार मार करके ऐसे बैठ करके खाना खाना है, खड़े खड़े कभी भी खाना नहीं खाना है। और खाना खाते हुए आप जो है अगर लस्सी है तो लस्सी ले सकते हैं दोपहर के खाने में, सुबह के खाने में दही ले सकते हैं और रात में दूध। तो ये इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। और फिर हमने कपालभाति प्राणायाम अगर हम करेंगे और उसका समय बढ़ाएंगे, जैसे 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट ऐसे करके। और जो असाध्य रोगी हैं, जो कैंसर तक के, हेपेटाइटिस बी के हैं जैसे, और जो कैंसर के रोगी हैं, जो टाइप 2 टाइप 1 डायबिटीज़ है जिनको, और जिनको यूट्रस में पीसीओडी की प्रॉब्लम है, और जिनको कंसीव नहीं होता है, या किडनी में स्टोन है, तो ये सारी चीज़ों के लिए जो है कपालभाति प्राणायाम बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो कपालभाति प्राणायाम करने से हमारे सबसे पहले तो पाचन तंत्र, फिर जो है हमारे सभी जहाँ पे भी गांठें बनी हो, चाहे ब्रेस्ट में गांठ बनी हो, चाहे और भी कहीं पे भी गांठें बनी हो, वो गांठें भी ठीक हो जाती हैं। जो कब्ज की प्रॉब्लम ठीक होती है, वो पैंक्रियाज इंसुलिन प्रॉपर बनाने लग जाती है, हमारा लीवर अच्छी तरह से काम करता है। तो लीवर जो है हमारे हजारों प्रकार के जो केमिकल्स रिलीज करता है, तो वो उसको आसानी होती है वो केमिकल रिलीज करने में। और जो बहनों को यूट्रस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, या मानसिक धर्म की कोई प्रॉब्लम है, वो ऊपर नीचे या जो है कम ज़्यादा होता है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है। ओवरी में सिस्ट है तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है जो है कपालभाति प्राणायाम। तो कपालभाति प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जिससे कि सभी रोग दूर होते हैं। और लेकिन उसके लिए ये नहीं है कि सिर्फ हमने प्राणायाम किया और अपना खाना पीना नहीं बदला, ठीक किया, अपना उठने बैठने का समय नहीं ठीक किया, हमने जो है सिर्फ और सिर्फ कपालभाति प्राणायाम भी तभी असर करेगा जब हम अपने आदतों को भी सुधारेंगे, अपनी दिनचर्या में सुधार लाएंगे। तो इसके साथ साथ सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। और बाकी कपालभाति प्राणायाम से जिनके हार्ट में छेद है वो भी धीरे धीरे से ठीक होते हैं, कानों के पर्दे फटे हुए हों वो भी ठीक हो जाते हैं, और शरीर के किसी भी अंग में कहीं पे गांठें बनी हों वो भी ठीक हो जाती है। तो ये जो है हर प्रॉब्लम का सलूशन है कपालभाति प्राणायाम। थायराइड की प्रॉब्लम जिनको है, पैराथायराइड की प्रॉब्लम जिनको है, सभी रोगों में लाभ करता है। तो सभी तंत्रों पे काम करता है कपालभाति प्राणायाम। तो ये इसके लाभों को इसका ध्यान में रखते हुए कपालभाति प्राणायाम को हमने उसको बढ़ाना है। तो ये हमने आज कपालभाति प्राणायाम के बारे में आपको विस्तार से बताया। और अभी सभी को प्रणाम, नमस्ते। सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, करो योग, रहो निरोग। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो जो बनाऊंगी मैं वो बाह्य प्राणायाम पे बनाऊंगी, और वो भी पाचन तंत्र के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रणाम।